ये कर दो करोड़पति हो जाओगे, वो कर दो करोड़पति हो जाओगे। बेसिकली ये जो साइंस है, ये साइंस करोड़पति बनाने का साइंस नहीं है। क्या घर का वास्तु बदलने से भाग्य में सुधार हो सकता है? और आज की तारीख हो सकता है। सिंपल है, लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं किसी भी आध्यात्मिक चीजों पे। क्या कुंडली मैच कराना जरूरी है? अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में अगर सोलमेट आना है और अगर आपके लाइफ में धज्जियां उड़नी है तो तय है। उसके लिए आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। तो सर शुरू कर दे आज का पॉडकास्ट। तो बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। क्या वास्तुशास्त्र वास्तव में हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है? एक्चुअली वास्तुशास्त्र पंचमहाभूतों के रिलेटेड काम करता है। तो जब वास्तु मतलब हमारा जो निवास स्थान होता है, वो निवास स्थान की जो चेतना होती है और वो हमारी जो चेतना होती है, ये दोनों भी फ्रीक्वेंसी का मैच करना मतलब वास्तुशास्त्र करना है। इसमें दो तरीके से काम होता है, एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द वास्तु एंड इंटरनल फॉर्म ऑफ द वास्तु। तो ये कोई वास्तु कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा कि एक्सटर्नल फॉर्म वास्तु जो होता है वो भी अपने लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना इंटरनल फॉर्म ऑफ द वास्तु अपने लाइफ में इम्पैक्ट करता है। नेगेटिवली और पॉजिटिवली इज अ बोथ साइड आल्सो वर्किंग देयर। तो ये जो कंसेप्ट है, ये 5 एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट है। अगर 5 एलिमेंट्स अगर आपके सही तरीके से बैलेंस हो गए तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो अपने चक्रा लेवल पे होता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो बॉडी लेवल चक्रा लेवल पे एनर्जी इनहांस होती है और उसका रिजल्ट अपने को नेगेटिवली और पॉजिटिवली इज अ बोथ साइड ऑफ द देखने को मिलता है। इट्स कॉल्ड वास्तुशास्त्र करना है। क्या घर का वास्तु बदलने से भाग्य में सुधार हो सकता है? घर का जो वास्तु होता है, वो वास्तु का जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर डिस्ट्रॉइंग साइकिल क्रिएट कर रहा है, मतलब 3 तरह के साइकिल हमारे वास्तु में और हमारे लाइफ में असल में कार्यरत करती है। एक होती है डिस्ट्रॉइंग साइकिल, एक होती है कंट्रोलिंग साइकिल और एक होती है इनहांसिंग साइकिल। तो इनहांसिंग साइकिल अगर काम कर रही है तो अपने सारे काम सही तरीके से सही ढंग से हो जाते हैं। दूसरा होता है कंट्रोलिंग साइकिल, जो नॉर्मली हर लोगों की जिंदगी में होता है। तो कंट्रोलिंग साइकिल की वजह से बहुत सारे लोगों के काम रुके हुए होते हैं या बहुत सारे लोगों के काम अटक के होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग साइकिल जो है, ये कंट्रोलिंग साइकिल आपके वास्तु के जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट के तहत वहां पे एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आपको निगेटिवली इंपैक्ट करती है। और तीसरा साइकिल होता है इनहांसिंग साइकिल, जो एलिमेंट का साइकिल होता है। वो एलिमेंट का साइकिल जो इनहांसिंग साइकिल हम कहते हैं, वो अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं या किसी कंसल्टेंट के माध्यम से अगर हम लोग करते हैं तो अपना जो लाइफ है, वो लाइफ का जो भाग्योदय है, वो भाग्योदय हम लोग वास्तु के माध्यम से डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इनहांसिंग साइकिल, कंट्रोलिंग साइकिल और डिस्ट्रॉइंग साइकिल, ये साइकिल चल रही है और किस तरह से ये काम कर रही है, ये बताने वाला सही कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए। बराबर, ये ज़रूरी है। मैंने अक्सर सुना है कि लोग जब घर लेते तो ज़्यादातर लोग वो सोचते हैं कि उत्तरमुखी घर लेना अच्छा होता है। क्या ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए सही होता है कि हर कोई इंसान ये चीज़ कर सकता है? देखो, इस पृथ्वी पे जितने भी लोग जन्म लेते हैं, किसी का थंबनेल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता है। तो सिर्फ नॉर्थ साइड में लेंगे और सबको सही होगा, ये तो बात डेफिनेटली गलत है। क्योंकि हम लोग, मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है इस इंडस्ट्री में, मैंने आज तक 35,000 से भी ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाया है 25 साल में। तो ये मेरी प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि नॉर्थ डायरेक्शंस का अगर हम लोग, हर कोई व्यक्ति अगर वास्तु ले ले नॉर्थ डायरेक्शन का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो फेवरेबल हो जाएगा। एक्सपेक्ट टू दैट कोई साउथ ले रहा है तो उसको भी वो डिस्ट्रॉइंग एनर्जी क्रिएट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति साउथ लेगा तो उसको भी तकलीफ देगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं या न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, वो नंबर्स के हिसाब से अगर हम लोग अपना वास्तु चेक करते हैं और वो हिसाब से अगर हम लोग लेते हैं तो ही आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। तो किसी व्यक्ति के लिए नॉर्थ अच्छा हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए नॉर्थ बुरा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए वेस्ट अच्छा हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए वेस्ट बुरा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए ईस्ट अच्छा हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए ईस्ट बुरा भी हो सकता है। और किसी व्यक्ति के लिए साउथ अच्छा हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए साउथ बुरा भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक समान अगर खाना अगर रखते हैं हम लोग सभी को, तो एक खाना अगर किसी के लिए अमृत हो सकता है तो वही खाना दूसरे के लिए जहर भी हो सकता है। तो इतना सिंपल कंसेप्ट हम लोग वास्तुकार के जरिए वास्तु में हम लोग अप्लाई करते हैं। ऑफिस या बिजनेस में
कौन सी दिशा है जो शुभ मानी जाती है? नॉर्मली वास्तु का अगर गणित देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नीट एंड क्लियर होना चाहिए। वो अगर नीट एंड क्लियर है तो आपका 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि अभी कमर्शियल में, कॉरपोरेट्स में और जितने भी हम लोग रेसिडेंशियल्स में, प्रोजेक्ट्स में हम लोग देखते हैं, तो ये सारी बातें जो होती है, ये सारी बातें वो तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, और इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो व्यक्ति के वास्तु में भी होता है, और वो वास्तु में होता है तो जो भी कॉर्पोरेट्स में वो टेरिटरी जो भी इस्तेमाल कर रहा है, वो डायरेक्टर हो, सीईओ हो, एम्प्लॉयज हो, जो भी हो, तो अदर देन पीपल उसका निगेटिव इम्पैक्ट उनको मिलता ही है। तो कॉर्पोरेट्स में ये सारी बातों का सही मायने में अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि एम्बियंस क्रिएशन में और टेरिटरी मैनेज करने में वास्तुशास्त्र का बहुत ही अच्छी तरीके से योगदान रहा है। और ये योगदान इसीलिए है क्योंकि टेरिटरी में हमेशा ऐसा देखा गया है कि जैसे गॉसिप्स होना ये कोई आम बात नहीं है आज के तारीख में कॉर्पोरेट्स में, और गॉसिप्स की वजह से बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, या टेंशन और प्रेशर में कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है वो सारा इम्पैक्ट आपके वास्तु का जो टेरिटरी है वो टेरिटरी की वजह से आपके लाइफ में होता है। मैंने बहुत सारे केसेस में काम किया है, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा भी है कि हम लोग तो उस हद तक कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति हो, अब जो सीईओ है और उसका अगर असिस्टेंट मैनेज करना है, उसको अगर असिस्टेंट कोई चाहिए तो वो कौन से एलिमेंट का असिस्टेंट होना चाहिए वो भी हम लोग डिसाइड करके देते हैं। तो अगर उसका वेल्थ एलिमेंट का असिस्टेंट अगर उसके पास रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी नेम और फेम प्राप्त करेगा। अगर उसका असिस्टेंट वेल्थ एलिमेंट का है तो ये एक साइंस है और एक साइंस की तरह काम करता है, और उसके लिए हमें भी बहुत सारा R&D करना पड़ता है। तो सीईओ का जो भी असिस्टेंट है वो असिस्टेंट एटलीस्ट वेल्थ एलिमेंट का होना चाहिए, या तो फिर रिसोर्स एलिमेंट का होना चाहिए। अभी वेल्थ एलिमेंट क्या है, रिसोर्स एलिमेंट क्या है, वो आपको इमीडिएटली ऐसा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये समझने के लिए मुझे 3-3.5 साल नॉलेज के लिए घिसना पड़ा है, तब जाके पता चला है कि ये किस तरह से काम करता है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मुझे बुलाया जाता है और बताया जाता है कि सर हमारे जो सीईओज है, सीईओज के जो असिस्टेंट्स है, या उनकी जो टीम है, उनकी जो मार्केटिंग टीम है, या उनकी जो कोर कमिटी है, वो कोर कमिटी एलिमेंट्स के हिसाब से किस तरह से मैनेज किया जाए। तो हमेशा ये देखा जाता है कि ये एलिमेंट्स के हिसाब से अगर आपकी टीम आपके साथ में काम करेगी तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट फ्लरिश आउट हो जाएगा, आपका बिजनेस भी फ्लरिश आउट हो जाएगा, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो पाओगे। बट ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी लोगों को आजकल वास्तुशास्त्र के रिजल्ट नहीं मिलते, ऐसा क्यों? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही अहम सवाल है आज के तारीख में ये, क्योंकि मेरे पास मतलब एज ए वास्तुकार गुरु करके मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, अगर 1000 केस आते हैं मेरे पास, तो 1000 में से 3 केस ऐसे होते हैं जो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं रिजल्ट नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो भगवान के केसेस होते हैं। अभी भगवान के केसेस होते हैं, मुझे कैसे पता चलता है? क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो ब्रह्म मुहूर्त की प्रैक्टिस है। ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं उठता हूँ, हर केस के बारे में मैं डेडिकेटली काम करता हूँ, और उसके वाइब्रेशंस मुझे आते हैं, उसके रिकॉल्स मुझे आते हैं, और जो वो रिकॉल्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो किसी क्लाइंट्स के अगर रिकॉल्स मुझे नहीं आए या निगेटिव आए तो वो केस पे मैं काम नहीं करता हूँ। जिसका कहने का मतलब ये है कि जिस काम को भगवान न्याय देने की कोशिश कर रहा है उस काम में मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ। तो कंसल्टेंट का काम क्या है? उसके एलिमेंट्स बैलेंस करके देना, उसके नेचर बैलेंस करके देना, उसका नेचर मैनेज करके देना, और उसके एलिमेंट बैलेंस करके देना। ये एज एन कंसल्टेंट करके मेरा काम है। उसमें भी 3 तरह के कैटेगरीज आती है केस के बारे में। कुछ 30% के जो लोग होते हैं, वो 30% के जो लोग होते हैं वो कर्म पे विश्वास करते हैं, 30% लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल पे विश्वास करते हैं, और 30% लोग जो होते हैं वो अकर्म पे विश्वास करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है वो 30% का हो गया, मतलब ये 90 हो गए, और 10% जो बचते हैं उसमें से 3% और बचते हैं। उसमें से जो लास्ट के 3% बचते हैं वो ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स के होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के लाइफ में ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स नहीं है उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कंसल्टेंट तो अलग की बात है, लेकिन आज के तारीख में मार्केट में कंसल्टेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से केस लेते हैं,
और अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर अलग बहुत सारे प्रोफेशन है, आप वहां पे भी जाके पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन एकदम हटके है, और ये प्रोफेशन में आपको ये समझना चाहिए कि कौन से केस पे अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो तो आपको उसको डील करने का, उसके साथ में डील करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो आप अगर डील कर रहे हो तो वो पहले स्पिरिचुअल इनहांस है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल इनहांस है, उसको ब्लेसिंग्स और ग्रीटिंग्स अगर है, तो ही आपका कंसल्टेशन उसके ऊपर काम करेगा, अदरवाइज वो आपका कंसल्टेशन उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। भले आप दुनिया के कितने भी बड़े वास्तु कंसल्टेंट हो, कितने भी बड़े तांत्रिक मांत्रिक हो, कितने भी बड़े ज्योतिषी हो, कितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कितने भी बड़े हीलर हो, तो ये सारे इंडस्ट्री में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, और आगे चल के जब तक मेरे सांसों में सांस है तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में बहुत सारे लोग वास्तु कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजर, ये सारे सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारा वायरल हो रहा है कि ये कर दो करोड़पति हो जाओगे, वो कर दो करोड़पति हो जाओगे। बेसिकली ये जो साइंस है, ये साइंस करोड़पति बनाने का साइंस नहीं है। आप बात को समझो, ये साइंस आपको सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए साइंस है। मतलब ये आपको आपकी जिंदगी का समाधान किस तरह से प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त करने के लिए ये साइंस का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में जो भी शॉर्ट्स देखते हैं, जो भी मैं जब भी शॉर्ट्स देखता हूँ या कोई चीजें देखता हूँ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन देने वाली, तो सभी लोग बोलते हैं इतना सा कर लो और करोड़पति हो जाओगे, और टॉयलेट में ये कर दो, और मतलब हर चीज चल रही है। तो ऐसे करके अगर करोड़पति सब होते थे तो सभी करोड़पति होते थे, तो कोई ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी फिर। तो ऐसा नहीं है। साइंस अपनी जगह पे, स्पिरिचुअल अपनी जगह पे, और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पे। तो आपको उस पे ऊपर देखने का जो दृष्टिकोण है, वो जो नजरिया है, वो गलत है, तो उसके रिजल्ट आपको इसके लिए गलत मिलते हैं। तो इसके लिए लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। और मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट क्यों मिलते हैं? क्योंकि अगर क्लाइंट का पूरा स्टडी करने के बाद अगर मुझे समझ में आता है कि ये केस में अगर मुझे काम नहीं करना है, तो मैं वो क्लाइंट के साथ डील नहीं करता हूँ। और जिस क्लाइंट के साथ मुझे पता चलता है कि इसको थोड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, तो मैं वो बोल के देता हूँ कि आपके केस में इतना परसेंटेज का रिजल्ट मैं दूंगा। मतलब रिजल्ट में बोल के देता हूँ कितना परसेंटेज दूंगा। कोई केस ऐसे होते हैं मेरे पास जिसमें मैं बोलता हूं मैं 50-50 रिजल्ट दूंगा, और कोई केस ऐसे होते हैं जिसमें मैं बोलता हूं आपके केस पे मैं 100% रिजल्ट दूंगा। तो ये होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स अगर आपके पास है, या अगर आपको समझता है, तो ये होना चाहिए। और सिर्फ करोड़पति बनने की बात नहीं है, तो समाधान, अपना जो जीवन है वो जीवन समाधान पूर्वक बिताया है। आपको मरने के बाद अगर भगवान ने पूछा कि मैंने धरती पे भेजा था आपको, तो आपने किस तरह से उसको सर्वाइव किया, तो आपने उसे बोलना चाहिए कि मैंने मेरी जिंदगी बहुत ही समाधान तरीके से बिताई। तो दैट कॉल्ड योर स्पिरिचुअलिटी। तो आपने मुझे जो भी धन दिया उसमें मैं आनंदित था, आपने मुझे जो भी रिलेशंस दिए उसमें भी मैं आनंदित था, आपने मुझे जो भी हैप्पीनेस दिया उसमें भी मैं आनंदित था। मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड इन दैट माई लाइफ। तो ही आप बोल सकते हैं कि मुझे वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी और ये जो सारा साइंस है वो प्राप्त हुआ, और ये प्राप्त होने के बाद आप भगवान का शुक्रगुजार भी हो सकते हो। मतलब आप अपने यूनिवर्स को, अपने कलीग्स को, अपने कंसल्टेंट को, और जो भी अपनी जिंदगी में अच्छी घटनाएं घटी है उनको थैंक्स भी बोल सकते हो, आप उसका थैंक्सफुल भी अदा कर सकते हो। सही बात है, एकदम बहुत अच्छी तरह से आपने ये चीज बताई कि क्यों रिजल्ट नहीं मिलते। आपने बीच में एक जिक्र किया था ब्रह्म मुहूर्त का। एग्जैक्टली क्या है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब, और क्यों लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए? मैंने भी सुना है बहुत, ब्रह्म मुहूर्त पे कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होता है ये? वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से सिर्फ 3% लोग ही ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आप उठते हो ब्रह्म मुहूर्त पे? एब्सोल्युटली। मेरी बहुत सालों की प्रैक्टिस है ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की। लेकिन शुरू में मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में चेंजेस होते गए, वैसा वैसा मुझे पता भी चला, और वैसा वैसा मैं उसमें हीलर भी बन गया, मैं मास्टर भी बन गया, और अभी तो मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ इसमें, बहुत साल हो गए। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना एक अहमियत है अपनी जिंदगी में। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त पे आपकी नींद खुल रही है, तो इसका मतलब है आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो। कोई तो भी है जो आपके जिंदगी में पॉजिटिवली इंटरफेयर कर रहा है। चाहे वो कोई सोल हो सकता है, चाहे वो कोई भगवान हो सकता है, चाहे वो कोई सकारात्मक शक्ति हो सकती है, जो आपको बता रही है कि आपके जीवन में कुछ तो भी एम है, आपके जीवन में कुछ तो भी लक्ष्य है, और वो लक्ष्य की आपको निर्धारित करना है, और उसके लिए वो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठा रहा है। और वो उठने के बाद ही आपको पता चलेगा, और आप जब मेडिटेशन करोगे, ध्यान धारणा करोगे, आध्यात्मिकता के कुछ प्रयोग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लाइफ का जो जीपीएस है वो सही डायरेक्शंस में नेविगेट हो रहा है।
हो रहा है, बराबर। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म मुहूर्त पे जो भी प्राप्त होता है, जैसे कि बाहर का जो गैलेक्सी होता है ब्रह्म मुहूर्त पे, और अपने माइंड का जो न्यूरॉन्स होता है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, ये एक किसी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि वो न्यूरॉन्स जो होते हैं और वो गैलेक्सी जो होती है, उसके कलर्स और उसके फॉर्म्स एकदम सिमिलर होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के होते हैं। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्म मुहूर्त ओनली। तो वही टाइम पे सिर्फ डेफिनेटली, तो उसका जो टाइम है मैं आपको बताता हूँ, 3:45 से लेके 5:45 तक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो एक स्पैनिंग जो होता है वो एकदम हार्ड कोर स्पैनिंग है, वो है 3:45 से लेके 4:45 तक, और 4:45 से लेके 5:45 तक जो स्पैनिंग्स है वो सेकेंड स्पैनिंग्स है। तो फर्स्ट स्पैनिंग्स में अगर आप उठ के ये प्रोसीजर्स करते हो तो आप बहुत ही स्ट्रांगली नेविगेट हो जाते हो, और सेकेंड स्पैनिंग में करते हो तो ऐसे कह सकते हो कि कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 वालों का तो काम ही नहीं है, वो तो बात ही भूल जाओ। सूरज ऊपर आ गया और उसके बाद आपकी नींद खुल गई तो समझ लेना कि, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपके साथ वो चीजें नहीं होगी जो आध्यात्मिक चीजें होनी चाहिए, और आपको आपका जो लाइफ है, वो लाइफ का एम, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए एक स्पिरिचुअलिटी को अगर आपको कनेक्ट करना है तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्म मुहूर्त पे जितने भी लोग उठते हैं, उनका लाइफ का जीने का जो तरीका होता है, वो मैं डेफिनेटली डैम श्योर 100% कहता हूं कि उनका लाइफ का जीने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। चाहे कितने भी लोग उनके विरोध में हो, चाहे कितने भी लोग उनके बारे में गॉसिप करते हो, चाहे कितने भी लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी बीट नहीं कर सकता, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ब्रह्म मुहूर्त पर आत्मा से कैसे कनेक्ट करें? क्या होता है, हमारे न्यूमरोलॉजी हमें कुछ इनटेंजिबल ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करती है। हमारी जो कुंडली होती है, वो कुंडली के तहत भी, उसके जरिए भी हमको पता चलता है कि कुछ पॉजिटिव सोल्स जो है, वो मतलब जिसे हम पितृ कहते हैं, तो वो पितृ जो होते हैं वो मित्रों से भी भारी होते हैं। तो उनका अगर एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में कितने भी बड़े शंकाओं से गुजर रहे हो, फिर भी आपको उनकी जो शक्ति प्राप्त होगी, वो शक्ति प्राप्त होने के बाद आप हर चीज में ओवरकम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना पड़ेगा। तो उसका जो कनेक्शन है वो ब्रह्म मुहूर्त पे है। तो ब्रह्म मुहूर्त उस ताले की चाबी है जो दिन भर कभी नहीं खुल सकती काम करके हुए, वो सिर्फ आपको ब्रह्म मुहूर्त पे होगा। और वो जो सोल कनेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, या जो सोल मेट हम लोग जिसे बोलते हैं, तो आपको आपका सही तरीके से सही मायने में सोल मेट भी मिल जाएगा, और आपको आपका सही तरीके से सही मायने में सोल कनेक्ट भी मिल जाएगा। तो 1 घंटा मेडिटेशन करने के बाद ऐसे ऐसी शक्तियां आपके पास आकर्षित होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें और ये सारी थिंग्स मेरे साथ क्यों घट रही है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसी चीजें आपके जिंदगी में होने लगेगी और ऐसी ऐसी शक्ति आपको उसमें प्राप्त होने लगेगी। लेकिन इसके लिए चैलेंज सिर्फ एक ही है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन करना कोई इजी नहीं है। आज के तारीख में सोशल मीडिया पे जैसे लोग बताते वैसा वो मेडिटेशन नहीं है। 1 घंटा मेडिटेशन करना मतलब 1 घंटा आंख बंद करके ध्यान से बैठना। आप 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे दिन में। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्म मुहूर्त। तो इतना इजी नहीं है। 10 मिनट भी आप बैठ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट भी क्रॉस नहीं हो पाएगा आपसे। मतलब इतना हार्डकोर सिचुएशंस होता है वो। लेकिन अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लेते हो ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के बाद, तो ऐसे ऐसी शक्ति आपके पास आकर्षित होती है। इसे ही हम कुछ मायने में पितरों का आशीर्वाद कहते हैं, सोलमेट्स कहते हैं, या सोल कनेक्ट्स कह सकते हैं। और ये एनर्जी अगर आपको प्राप्त हो गई तो आपको आपके जीवन के जो रेस है आपकी जीवन की, उसमें कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन ये जो रेस है, आई एम वेरी डेफिनेटली क्लियर अबाउट दिस सब्जेक्ट हेयर, कि ये जो रेस है भौतिक सुख साधनाओं को पाने का रेस नहीं है। पहला मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मर्सिडीज ले लिया तो मैं सक्सेस हो गया, तो नहीं, मैंने ऑडी ले लिया तो सक्सेस। भौतिक सुख साधना तो आपको प्राप्त, जो आपके लकीर में होंगी वो तो आपको प्राप्त होंगी, लेकिन आपको जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो आप एक शांतपूर्ण जीवन आपको जीते आना चाहिए। आपके लाइफ में
जितने भी गुस्सा करने वाले जो सिचुएशंस होते हैं वो आपके लाइफ में नहीं होने चाहिए। आपका लाइफ एकदम स्मूथ, नीट एंड क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे जो बातें, वो सारी बातें स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल अगर बनना है तो भौतिक सुखों को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर भौतिक सुखों को बनना है तो फिर आपको ये सारी बातों में आप नहीं गिरेंगे तो भी अच्छा है। मतलब कहने, आई एम वेरी क्लियर अबाउट टॉकिंग विथ यू कि ये सारी बातों में आप नहीं गिरेंगे तो अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअल करेंगे तो भौतिक नहीं मिलेगा, भौतिक डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपके पूर्व जन्म में आपने कुछ काम अच्छा किया है, आपके 7 पुश्तों में से कुछ पुश्तों ने आप काम अच्छा किया है, और ये जन्म में आपके माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ में है, और ये जन्म में आपके माँ बाप ने अगर अच्छा काम किया है, तो ये सारी चीजों का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। और यही ब्लेसिंग्स आपको वो ब्रह्म मुहूर्त पे जब आप उठेंगे तो सारे ताले की चाबी आपको मिलेंगी। आप जिस ताले को चाहिए, जब चाहिए तब आप खोल सकते हो, और आप जिंदगी, आपका लाइफ आप फुल्ली अबेंडेंटली जी सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सारी बातें, ये स्पिरिचुअल बातें हैं। अगर आप इसको हैप्पीनेस के तहत अगर देखोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। भौतिक सुख साधनों पे अगर आप जाओगे तो आप वहीं पे अटक जाओगे। तो ये सारी बातें इसमें होती है। तो सर, जैसे आपने भौतिक सुखों के बारे में बताया, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए और कैसे उठना चाहिए, वो भी चीजें बताइए। एक और चीज है कुंडली। लोग शादी के दौरान लड़की की कुंडली देखते हैं, लड़की की कुंडली देखते हैं। क्या कुंडली मैच कराना जरूरी है? अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी नहीं हो सकती, या फिर क्या प्रॉब्लम्स होती है? आपको क्या लगता है? देखो क्या होता है, अगर आपको आपके लाइफ में सोलमेट मिल गया तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुंडली देखने के बाद अगर कुंडली मैच हो रही है तो ही आप उससे शादी करना। अगर मैच नहीं हो रही तो शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ शादी ऐसी होती है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की जो बातें होती है, जैसे कि कुछ आपको समझ में नहीं आता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो फिनेंशियली आपको हमेशा कैच करते नजर आते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है इसका मैंने क्या कर्जा उठाया था। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि कर्जा आपका ये जन्म का नहीं था, ये कर्जा आपको पिछले जन्म का था। तो ऐसे पिछले जन्म के कर्जे को लेके कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, इसे हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर विद देयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे चीजें, घटनाएं घटती है। और कुंडली अगर मैच करे भी तो भी ये सारी घटना घटती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुंडली देखने के बाद नहीं घटती, लेकिन कुंडली में 2-3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुंडली मैच हो रही है तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 फॉर्मूला मैं आपके सामने बताता हूं। लोग कहते हैं कि कुंडली मैच करना और कुंडली देखना एक ही है, तो ऐसा नहीं है। कुंडली मैच करना एक अलग सिस्टम है, और कुंडली का जो चार्ट है वो चार्ट कॉम्बिनेशन में मैच होना चाहिए। तो चार्ट मैच करना और कुंडली मैच करना ये दोनों अलग अलग। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें क्लाइंट को घुमा देते हैं, मतलब क्लाइंट को कुछ गलत बता देते हैं। और लोगों को शायद पता भी नहीं है कि अगर कुंडली के जो गुण होते हैं, मतलब गुण मिलन जिसे हम लोग कहते हैं, तो गुण, 36 गुण, 28 गुण, 18 गुण, तो गुण मिलन करना ये एक अलग प्रकार है कुंडली देखने का। और ये जो कुंडली का चार्ट होता है, वो चार्ट मैच करने का जो प्रकार होता है वो अलग होता है। तो ये दोनों का जो सिस्टम है, ये दोनों का सिस्टम आपके कुंडली शादी के समय देखना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप देखते हो तो आपको पहले ही कुछ बातें पर्टिकुलरली समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में अगर सोलमेट आना है और अगर आपके लाइफ में धज्जियां उड़नी है तो वो तय है। उसके लिए आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। तो ये एक बात है। एक स्पिरिचुअलिटी छोड़ के, मतलब अगर आपके पास एक सही स्पिरिचुअलिटी है तो आप इससे भी बाहर आ सकते हो। मतलब एक समय लगेगा, एक समय होता है, वो समय आपको उसमें गुजरना ही पड़ता है, और वो समय के बाद ही आप उसमें सर्वाइव हो पाते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, सर हमने तो कुंडली देख के शादी की थी, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये आपका पिछले जन्म का विड्रॉवल था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उसको आप भूल जाओ और आगे अपना ट्रैवल चालू करो, अच्छे तरीके से चालू करो, जो भी हुआ वो भूल जाओ। तो ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसको जिंदगी भर सर्वाइव करते रहते हैं। तो ऐसे पहले के जमाने में तो वैसे होता था, एक बार शादी हो गई उसे जिंदगी भर झेलते रहो। तो ऐसे भी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तो शादी के लिए पार्टनर ही नहीं मिलता है, तो ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शादी करने की जरूरत ही नहीं है, पार्टनर ही पार्टनर है। हाँ। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो
ऐसा नहीं है, सृष्टि रचने वाला सृष्टि चलाना भी जानता है और वो चला रहा है सब कुछ। बराबर। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, चल रहा है। तो सबका ठीक चल रहा है तो अपना भी ठीक चलेगा, ठोक ठाक करके ठीक चल जाएगा ऐसा। तो ये सारी बातें होती है। लेकिन कुंडली मिलान और कुंडली चार्ट का जो प्रेडिक्शंस होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। वो अगर सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कुंडली होती है वैसी एक न्यूमरोलॉजी होती है जिसे नंबर्स कहा जाता है। आजकल लोग बहुत इस चीज़ों में मान रहे हैं, नंबर्स देखते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से किसी इंसान का लकी नंबर निकाला जा सकता है? 3 चीज़ें इसमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक, आपका जो नेम होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम का जो न्यूमरोलॉजी है वो, और आप जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका मैच होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा आगे और जाके बताऊंगा, इस आपका जो घर का नंबर है वो आपका मैच होना चाहिए इसमें, और आपका वाहन मतलब गाड़ी जो होती है, व्हीकल जो होता है आपका, वो भी नंबर आपका मैच होना चाहिए। अगर ये 4-5 चीज़ें अगर आप सही तरीके से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हो तो आपको जिंदगी में एक अलग तरीके का अबंडेंस देखने को मिलेगा, एक अलग तरह की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो ये इसमें बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हुए मैंने देखे हैं निगेटिवली, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हुए देखे हैं मैंने। तो ये सारी बातें उसमें होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर पकड़ के चलो। जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजर्स और जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो यूट्यूब पे और शॉर्ट्स में क्लियरली बताते कि 4 नंबर बुरा है, 2 नंबर बुरा है, 8 नंबर बुरा है। बुरा कोई भी नंबर नहीं है, नॉट सो गुड है। गुड और नॉट सो गुड 2 कैटेगरी इसमें आती है। कोई भी एलिमेंट बुरा नहीं होता है। बनाने वाले ने सृष्टि बनाई है, सभी के लिए अच्छी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो निगेटिव रोल प्ले कर रही है, कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। और कंसल्टेंट का काम ये है देखना कि कौन सा किसके लिए निगेटिव जा रहा है और कौन सा किसके लिए पॉजिटिव जा रहा है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8 नंबर जिसका अच्छा है वो बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 8 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा फ्लरिश आउट हुए लाइफ में, ऐसे भी देखा है। 2 नंबर वाले भी अपने अपने लाइफ में फ्लरिश आउट हुए, वैसे भी देखा है। लेकिन ये नंबर्स अगर आपके लाइफ में सही तरीके से आप इनका इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली उसका आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कुछ नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स के कॉन्ट्रास्ट नंबर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो नंबर्स अगर आप, जैसे कि अगर आपका नंबर 3 है तो आपको 6 और 9 अच्छा जाएगा, और अगर आपका नंबर 3 है तो आपको 8 नंबर अच्छा नहीं जाएगा। आपका नंबर अगर 2 है तो आपको 8 नंबर अच्छा नहीं जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स है इसके, ये सिम्टम्स आपको पहले समझने पड़ेंगे कि एलिमेंट्स के वाइज इसको किस तरह से बाइफरकेट करना है। और ये अगर आप सही तरीके से इसका कंसल्टेशन ले पाओ या सही तरीके से कोई बताने वाला आपको मिल जाए तो इसके डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बराबर ऐसा है। वैसे ही अगर समझो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो गए या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी अपने नाम में चेंजेस करवाए। क्या नाम में चेंजेस करवाने से भी लाइफ में मतलब अपने तकदीर में कुछ चेंजेस होते? डेफिनेटली। जितने भी सेलिब्रिटीज है आप देखो 90% सेलिब्रिटीज के नेम चेंज हुए, और नेम चेंज होने के बाद ही वो फ्लरिश आउट हुए। तो वो नंबर्स देख के ही वो फ्लरिश आउट करते हैं, नंबर्स देख के ही उसका कैलकुलेशन करते ही वो लोग वो सारी चीजों को लेके काम करते, तभी जाके उनको तो एक बड़े पैमाने पे सक्सेस देखने को मिलता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये वो एलिमेंट के तहत है, और वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर ऐसा होता है जो आपको फ्लरिश आउट करके देगा, मतलब ये आपको भाग्योदय करके देगा। और वो भाग्योदय करने वाला जो नंबर्स का कैलकुलेट करके अगर आप नाम रखेंगे, कैलकुलेट करके अगर आपका नंबर रखेंगे, कैलकुलेट करके अगर आपका व्हीकल नंबर रखेंगे, और कैलकुलेट करके अगर आपका वास्तु का नंबर रखेंगे, तो ये सारे नंबर्स अगर आप मैच करेंगे तो आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगा, तो आपको लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और तो आपको लाइफ में बहुत सारे जो आपके चैलेंजेस है जो नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में आते हैं वैसे चैलेंजेस आपके लाइफ में नहीं आएंगे। देखो किसी भी व्यक्ति के लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको ओवरकम करने का जो तरीका है ना वो तरीका ये है। जो ये इस्तेमाल करता है वो ओवरकम हो जाता है, और जो ये इस्तेमाल नहीं करता है वो नहीं हो जाता है। तो एक एडवर्टाइज आपको पता है शायद कि आपके नमक में आयोडीन है। हाँ। तो वैसा आपके लाइफ में न्यूमरोलॉजी है ऐसा है तो आप तर जाओगे। हाँ। नहीं है तो डॉक्टर पूछेगा आपके नमक में आयोडीन है, ऐसा है। वो चीज हो जाती है। आपके टूथपेस्ट में नमक है नहीं है। तो सर आजकल मॉडर्न जमाना है, एकदम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम लोग,
और लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ों को बहुत मान रहे हैं, स्पिरिचुअली भी लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। बट एक होता है ना, हर इंडस्ट्री में एक फेक बंदा होता है और एक ओरिजिनल बंदा होता है। तो ये फेक और ओरिजिनल को कैसे पता चले कि हाँ समझो ये बंदा है, ये जो न्यूमरोलॉजी बता रहा है या फिर ज्योतिष शास्त्र जो भी बता रहा है ये सच में सही है कि ये जो बता रहा है ये सही है? तो उन दोनों में से किस चीज़ को हम सही माने? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अभी तो एडवर्टाइज ऐसे आती है एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की कि एआई को हमने भगवे वस्त्र पहना दिए, मतलब एक रॉबोट दिखाते हैं और रॉबोट को एक भगवे वस्त्र पहना दिए, रुद्राक्ष की माला डाल दी और रॉबोट के हाथों में अंगूठियाँ डाल दी, तो ऐसे एडवर्टाइज दिखाते हैं। तो ये जो मतलब एआई बताएगा आपका भविष्य, अभी एआई बताएगा आपका भविष्य, तो आदमी की क्या ज़रूरत है फिर? लेकिन आदमी की जो चेतना है वो गुरु की चेतना है, और जो गुरु की चेतना से कनेक्ट है वो आपको सही मायने में एक स्पिरिचुअल कनेक्ट करके दे सकता है, वो आपको रॉबोट नहीं करके दे सकता। और जो ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है उसके पास जो चैतन्य होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त पे जो उठता है उसके पास जो एक यूनिवर्स का फोर्स होता है, वो फोर्स रॉबोट के पास नहीं आएगा, ना कि एआई के पास आएगा। उल्टा मैं तो बोलता हूँ कि अगर ब्रह्म मुहूर्त पे जो व्यक्ति उठते हैं उनको तो एआई से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके गैलेक्सी से कनेक्ट है, उनका ओन गैलेक्सी, उनका ओन न्यूरॉन्स और उनका ओन गैलेक्सी अगर कनेक्ट है तो वो एआई से भी कई गुना आगे है। तो ये एक पॉइंट उसमें आता है। और दूसरा, कंटेंट जो सही मायने में डिलीवर कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, जो कंटेंट अगर सही मायने में डिलीवर कर रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है जो मटेरियल बेचते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए मटेरियल जो बेचते हैं और रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो एक क्राइटेरिया आता है, और कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन फेक है और कौन ओरिजिनल है। तो हर चीज में मटेरियल बेचने वाले जो लोग होते हैं वो मटेरियल, अभी तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए, बहुत सारे शॉर्ट्स आ गए हैं यूट्यूब पे, फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारा अवेयरनेस हो रहा है। तो मटेरियल के रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलता है ऐसा नहीं बोलता हूं मैं। मटेरियल एक ब्रिज है, वो ब्रिज को हम लोग पार कर सकते हैं और अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो मटेरियल वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड सम पीपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग मटेरियल बेचते हैं, हमारा मटेरियल बेचने का बिजनेस नहीं है। हमको वो केस को डाइल्यूट करना के लिए हम लोग को मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि डॉक्टर को अगर किसी पेशेंट को ठीक करना है तो उसको कुछ तो भी मेडिसिन देना पड़ेगा, तो मटेरियल इज जस्ट लाइक योर मेडिसिन। तो ये होता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं डायरेक्ट मेडिसिन बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो वो चीज वहां पे हो रही है। और दूसरा, कंटेंट भी तो दे रहे हैं लेकिन कंटेंट का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सोल एनर्जी जिसके पास नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा पॉइंट ही वही है कि भौतिक दुनिया में अगर आप बिजी हो, अगर भौतिक चीजें अगर आप इकट्ठा कर रहे हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन वास्तु कंसल्टेंट, अगर आप भौतिक चीजों को संकलन कर रहे हो तो आप आपके आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर आपके आत्मा को प्राप्त करना, अगर आपको आपके सोल को अट्रैक्ट करना है, अगर आपको आपके सोल में लाइफ जीना है, तो आप भौतिक सुखों को कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो और वो स्पिरिचुअलिटी फिर आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये भौतिक सुखों का बिजनेस नहीं है। ये जो काम है ये काम स्पिरिचुअल व्यक्ति का काम है। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति का जो काम है वो स्पिरिचुअल तरीके से होना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। बराबर। तो वो चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आपके पास जो भी लोग आते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आपको उसको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो जो भी बोल रहा है उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरा, वो अगर मटेरियल रिकमेंडेशन क्लाइंट है, वो अगर मटेरियल रिकमेंडेशन कंसल्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ माल बेचने के पीछे पड़ा है, इसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एकदम सिंपल सी बात है। हम किसी के घर में जाते तो हम जाते ही उनसे पहले पूछते कि कैसे हो आप। वैसी एक चीज है, हम मंदिर जाते, मंदिर भी एक भगवान का घर है, बट वहां जब हम जाते, वहां जाते हम पहले ही हम पूछ लेते कि बोलते कि भगवान मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये मतलब हम सब अपनी प्रॉब्लम्स उसको बता देते। बट कभी हम ये नहीं पूछते कि भगवान आप कैसे हो। हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते। बट ये चीज़ हम जब हमारे घर में जाते तब हम ये चीज़ नहीं बोलते कि हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम है। हम पूछते कि भाई कैसे हो, ठीक हो ना, सब अच्छा है ना। तो ऐसा क्यों सर? बरोबर है। और ये देखो, ये परमात्मा का गणित है कि भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सरेंडरनेस चाहिए। मतलब आप, भगवान चाहता है कि आप सरेंडर हो जाओ, दैट्स इट।
आप अहम को निकाल दो, स्वयं को निकाल दो। मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब ये इसमें का जो मैं है वो मैं को आप हटा दो। हटा दो। तो आप मैं, जब आप मैं को हटाएंगे तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और जो आत्म साक्षात्कार होगा वही आपका भगवान है। मतलब जो घटनाएं घटेगी वही आपका भगवान है। तो इसमें क्या होता है, आप भगवान के पास जाते हो, लाखों करोड़ों का मुकुट चढ़ाते हो, बहुत सारी चीजें देते हैं। अभी दान धर्म दक्षिणा बहुत सारे लोग करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मत करो, करनी है करो, नो डाउट, लेकिन वो करने के बाद क्या आपको आपका आत्मा को शांति मिलती है? पहले आप अपने मन को पूछो। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। आप भगवान को जब भी दर्शन करने के लिए जाओगे तो आप बोलना सिर्फ मैं, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी काया, जो भी है ये आपको समर्पण करने आया हूं। भगवान को बस यही चाहिए, यही चाहिए। आप उसको सरेंडर हो जाओ। जो भक्त भगवान को सरेंडर हो जाता है उसे ही भगवान प्राप्त होते हैं। आप लाखों करोड़ों का चढ़ाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसको आपको मन को शांति मिलेगी थोड़ी समय के लिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ क्या, लेकिन आप बाद में क्या बोलोगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हर एक को आप बताओगे। तो ये सारी, इसके लिए बहुत सारे भक्त हैं जो गुप्त दान करते हैं। तो गुप्त दान जो करते हैं वही असल मायने में सच्चे भक्त होते हैं। जो बताकर करना, वो क्या बताकर करने में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और किसी का भला भी करना है तो उसके अगेंस्ट में आपको बोलना नहीं है कि मैं इसका भला करो तो उसके अगेंस्ट में मुझे ये चाहिए। तो आपका स्पिरिचुअलिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ। तो ये जो सारी बातें, ये चेतना की बातें हैं। तो ये जो सारी बातें, ये सोल की बातें, मतलब आत्मा की बातें। तो एक और वैसे एक सवाल है, आत्म साक्षात्कार होना मतलब क्या? दो चीजें हैं इसमें। एक तो भौतिकता क्या सिस्टम से, मतलब भौतिकता को लेके जीवन जियो, और एक आध्यात्मिक होके जीवन जियो। तो आध्यात्मिक होके जीवन जीना मतलब सड़ाफटन जीवन जीना ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल अगर आप होते हो तो कुछ चीजें आपके पास आकर्षित होती है, और वो आकर्षित हुई चीजों से आप अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर भगवान के हर चीज में टांग अड़ाओ और उससे ओवरकम करो और ओवरकम करो और ओवरकम करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये दो तरीके की जिंदगी होती है। तो जो भी घटनाएं घट रही है वो घटनाओं को सरेंडर होके उसे अप्लाई करो, तो आप अपनी जिंदगी की जो नींव है वो सही तरीके से रच पाओगे, और जो भी आप आपकी जिंदगी की जो नाव है वो आप किनारे तक ले जा पाओगे। एब्सोल्युटली। लेकिन आप हर चीज में इंटरफेयर करोगे, हर चीज में ऑब्लिगेशंस लोगे, और हर चीज में अगर आप आपका दिमाग लड़ाओगे तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाओगे और भौतिकता से कनेक्ट हो जाओगे, और भौतिकता से कनेक्ट होंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर आप जिंदगी जियोगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे आपकी सारी वासनाएं मर जाती है। तो यहीं पे आपने जो जीवन जिया वो उसके हिसाब से जिया है, तो वासना कुछ बचती नहीं वहां पे। तो जहां पे वासना खत्म हो गई वहां पे आपका आत्मा साक्षात्कार हो गया। ओके। और आत्म साक्षात्कार हो गया तो आपका जो भी लाइफ आपको मिला है वो आप जैसा आपको भगवान दे रहा है वैसा आप जी रहे हो। सिंपल। ओके। ज्यादा उठ पटांग काम नहीं करना है, मतलब हो रहा है तो हो रहा है, खींचना नहीं है किसी चीज को। और लोग खींचते 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 लंबा खींच लेते, फिर आ जाते दोबारा, मतलब खत्म ही नहीं होता। ये जो चेतना का जो ट्रैवल है, ये जो सोल का जो ट्रैवल है वो खत्म ही नहीं होता। तो ये सोल का ट्रैवल कहीं तो भी स्टॉप होना चाहिए। तो वो सोल का ट्रैवल स्टॉप होने के लिए अगर आपको आपकी आत्मा को प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त पे उठना पड़ेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो आपको आपके सोलमेट्स मिल जाएंगे, और ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो आपका जो सोल है, वो सोल का जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम आपके वहां पे सॉल्व हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, इसका इतना अहमियत है कि ये चीजों को आप सही तरीके से फॉलो कर पाओगे। और दूसरी बात इसमें आती है, दिन भर में जो भी आप आध्यात्मिकता करते हो, जो भी आप स्पिरिचुअल चीजें करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप काम करते हो, बिजनेस, हर पेट के लिए देखो, हर एक व्यक्ति के लिए अपना घर, संसार, घर बार, घरदार, प्रवेश द्वार, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए चाहिए। जितना लगेगा उतना तो लगना ही वाला है। तो उतना किसी को तकलीफ दिए बगैर अगर आप जितना कर सकते हो उतना करने का प्रयास करो। बराबर। ऐसे अंत में तो डिस्ट्रॉय होना ही है। आप ये मार्ग से जाओगे तो भी डिस्ट्रॉय होना है, ये मार्ग से जाओगे तो भी डिस्ट्रॉय होना ही है। तो हर चीज का एंड डिस्ट्रॉय ही है। तो अगर डिस्ट्रॉय ही है तो पहले ही समझ जाओ। तो इट्स कॉल्ड थॉट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी।
तो ये थॉट अगर आप में आ गए और ये अगर थॉट आप में समा गए तो आप स्पिरिचुअल हो गए, तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया उसके लाइफ में मिरेकल घटित होता है। तो सर आपने जिस तरह से हमको सारी चीज़ें बताई, वास्तु के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में हो गया, ज्योतिष के बारे में हो गया, नंबर्स के बारे में हो गया, कैसे नंबर्स वर्क करते हैं, कैसे नंबर्स किसी के लिए अच्छे होते, किसी के लिए बुरे होते, ये सारी चीज़ें आपने बताई। ब्रह्म मुहूर्त पर कैसे उठा जाए, ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आत्म साक्षात्कार होना मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी से समझाई। मुझे खासकर बहुत अच्छी लगी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।